अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मुतवक्के फैसला करते हुए शाम से यूएस आर्मी को वापस बुलाने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती मुशीर और फौजी कमांडरों की सलाह को दरकिनार करते हुए यह फैसला किया है। अमेरिकी इंतजामिया के मुताबिक वापसी का अमल शुरू हो चुका है और आइंदा 100 दिनों के अंदर यह मुकम्मल कर लिया जाएगा। उनके इस फैसले से मेंबर पार्लियामान और अमेरिका के हलीफ ममालिक भी हैरान हैं। इस फैसले को अमेरिका की मशरिक़ वस्ता की मौजूदा पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा माना जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ट्रंप इस बात का इशारा देते रहे हैं कि हुकूमत बाहरी मुल्कों में फौजी कार्रवाइयों को महदूद करना चाहती है। We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years, and we've really stepped it up. And we have won against ISIS. We've beaten them, and we've beaten them badly. We've taken back the land, and now it's time for our troops to come back home. I get very saddened when I have to write letters or call parents or wives or husbands of soldiers who have been killed fighting for our country. It's a great honor. We cherish them, but it's heartbreaking. So our boys, our young women, our men, they're all coming back, and they're coming back now. We won, and that's the way we want it, and that's the way they want it. अमेरिकी सदर के इस फैसले से खुद उनकी पार्टी के मेंबर भी हैरान हैं। रिपब्लिकन सीनेटर और फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन बॉब कॉर्कर ने कहा कि इस किस्म के ढीले ढाले रवैये की अमेरिकी सदर से उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस फैसले की पेशगी इत्तला नहीं दी गई। शाम में इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब अमेरिकी फौज है और उनका कहना है कि गुज़िश्ता 8 सालों से शाम में जारी खाना जंगी को खत्म करने की कोशिशों को एक झटका लगा है। और रिपब्लिकन का मानना है कि इस फैसले से अमेरिका के हलीफ और दोस्त ममालिक को भी नुकसान पहुंचने के इम्कान है। बाज माहिरीन ट्रंप के इस फैसले से खासतौर से खत्ते में रूस और ईरानी मुदाखलत में इसे इजाफा मान रहे हैं। ऐसी भी खबर है कि पेंटागन के सीनियर एहलकार भी इस फैसले को अमेरिकी मफाद के लिए खतरनाक मानते हैं। We've got allies around the world that have been with us all this time, have been fighting with us. There's probably 50 or 60 countries that have been involved in some form or fashion. To my knowledge, we didn't even communicate with them that this morning we were going to make this announcement. It's caught everybody off guard. I know that I doubt there's anybody in the Republican caucus in the Senate that just isn't stunned by this precipitous decision that just like you woke up in the morning and made it. I understand there have been some discussions, but my sense is that it's been a shock throughout the administration that this type of decision was made. You know, recent history is wrought with the kind of outcomes that happen when you just precipitously wake up one day and decide you're going to do something. I've never seen a decision like this since I've been here in 12 years where nothing is communicated in advance. And all of a sudden, this type of massive decision takes place. So anyway, I'm saddened. I don't know that there's any way to reverse it. I understand in talking with people who are close to it that he's made his mind up. It's obviously a political decision. अमेरिकी सदर के इस ऐलान पर फ्रांस में भी हैरत का इजहार किया जा रहा है, लेकिन फ्रांस ने वाज़ेह कर दिया है कि शुमाली शाम से वो अपनी फौजें नहीं हटाएगा। सदर ट्रंप के खिलाफ फ्रांस का मानना है कि शाम से अभी पूरी तरह दाइश का सफाया नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि शाम में फ्रांस के करीब 1000 फौजी हैं जो कि इत्तेहादी फौज का हिस्सा है। फ्रांस सियासी एतबार से शाम की जंग को बेहद हसास नौयत का मानता है क्योंकि माजी में फ्रांस के कई शहरी दाइश में शामिल हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला फ्लोरेंस पर्ली ने इस फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ज्यादातर इलाकों से दाइश का खात्मा हो चुका है, लेकिन ये खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर के इस दावे की हिमायत की है। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी सदर की इस बात से मुत्तफिक हैं कि शाम में दाइश को शिकस्त दी जा चुकी है, लेकिन अमेरिकी फौज की वापसी को लेकर उन्होंने शक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज की वापसी के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आते। उन्होंने शाम में अमेरिकी फौज की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए।
उधर ईरान के सदर हसन रूहानी 2 रोजा दौरे पर आज तुर्की की राजधानी अनकरा पहुंचे। ये दौरा पहले से तयशुदा था, लेकिन अमेरिकी सदर के हालिया ऐलान के बाद दौरे की टाइमिंग की अहमियत बढ़ गई है। सदारती महल में रजब तैयब एर्दोगान ने उनका खैर मकदम किया। क़याम के दौरान रूहानी और एर्दोगान को ऑपरेशन काउंसिल मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे और सरकारी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों लीडरान के दरमियान बाहमी उमूर पर चर्चा होगी। शाम में जारी खाना जंगी को रोकने में रूस और ईरान के साथ तुर्की भी अहम रोल अदा कर रहा है, लेकिन कुछ मामलात में तुर्की के साथ असद हुकूमत का इख्तलाफ है और इसकी राह में यह हायल है। असद को लेकर के तुर्की और ईरान अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। बावजूद इसके हाल के दिनों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में काफ़ी मजबूती आई है। वहीं चीन ने इस मामले में मुहतात बयान जारी किया है। वज़ारत ख़ारजा की खातून तर्जुमान हुआ शून यिंग ने बराह रास्त इस पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन दाइश के खिलाफ इत्तेहादी फौज की कार्रवाई की भरपूर हिमायत की। राजधानी बीजिंग में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शाम में अब सियासी अमल की शुरुआत का वक्त आ गया है और इस हवाले से उन्होंने तुर्की, रूस, ईरान की कोशिशों की हिमायत की, लेकिन साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया कि इस अमल में शाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी और अवामी राय को अहमियत दी जाए। उन्होंने कहा कि शाम के मुस्तकबिल का फैसला वहां की अवाम को करने देना चाहिए। तो ख़ास तौर से अमेरिका के इस बड़े फैसले से तमाम मुल्कों ने अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और चीन ने इस मामले में बड़ा मुहतात बयान जारी किया। वज़ारत ख़ारजा की खातून तर्जुमान हुआ शून यिंग ने बराह रास्त इस पर कोई तबसरा तो नहीं किया, लेकिन दाइश के खिलाफ इत्तेहादी फौज की कार्रवाई की भरपूर हिमायत की और राजधानी बीजिंग में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शाम में अब सियासी अमल की शुरुआत का वक्त आ गया है। एक रोज कबल इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि उनकी कोशिशों से हिजबुल्लाह ने बैरूत के करीब गाइडेड मिसाइल तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर नई फैक्ट्रियां बना रहा है। उनका दावा है कि ये फैक्ट्रियां जेर जमीन है और इसके अलावा इस्राएल ने हिजबुल्लाह पर सरहदी इलाकों में सुरंग बनाकर दरअंदाजी का भी इल्जाम लगाया था। हालांकि अभी तक लेबनान या फिर हिजबुल्लाह ने इन खबरों पर किसी भी तरह का तबसरा नहीं किया है। इस्राएली वजारत दिफा ने इस हवाले से लेबनानी हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अभी तक इस ज़िम्न में किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। वाज़ेह है कि इस्राएल ने लेबनानी हुकूमत के खिलाफ अभी तक जारहाना अज़ाइम का इजहार नहीं किया। The IDF launched Operation Northern Shield on the 4th of December. Since then, we have found, exposed, and are about to neutralize 4 cross-border attack tunnels dug by the terrorist organization Hezbollah from within Lebanon into Israel. The aim of our operation is to expose each and every of those tunnels that cross into Israel and to make sure that Hezbollah will not have the ability to implement their offensive plan to attack Israel, a plan that they call Conquering the Galilee. Our operation will continue as long as needed until we find, discover and dismantle each and every one of those Hezbollah's tunnels. फ़लस्तीन ने आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम WFP के हवाले से अमेरिका पर खुद गर्जी पर मबनी पॉलिसी अख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। एक रोज़ कबल अमेरिका ने ऐलान किया था कि इस ज़िम्न में दी जाने वाली इमदाद में तख़फ़ीफ़ की जाएगी। अंदेशा है कि इस फैसले से गज़ा और मगरबी किनारे में रहने वाले तकरीबन 2 लाख फ़लस्तीनी मुतासर होंगे और WFP के मुताबिक आइंदा 1 जनवरी से मगरबी किनारे पर आबाद 27,000 अफराद की ग़िज़ाई इमदाद मुअत्तल कर दी जाएगी और इसके अलावा गज़ा में मुक़ीम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को दी जाने वाली इमदाद में 20% की कटौती होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि माहाना अब उन्हें $8 से $10 कम की इमदाद मिलेगी। हमास के तर्जुमान और फ़लस्तीनी हुकूमत के सीनियर एहलकार ने अक़वाम मुत्तहिदा से ग़िज़ाई इमदाद पहले की मानंद जारी रखने की अपील की है। खुदगर्ज पॉलिसी सिर्फ अमेरिकी मफाद देखती है। वो सिर्फ दुनिया से लेना चाहती है, देना नहीं। इसलिए उसने इमदाद में कटौती शुरू कर दी है। उसने अपने हिस्से की दी जाने वाली इमदाद भी कम कर दी है। मगरबी किनारे और गजा में इसराइली कब्जे में महसूर हैं। इमदाद में कटौती से उनके हालात मजीद खराब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो इस मसले का हल तलाश करें। फ़िलिस्तीनी इसराइली कब्जे के खिलाफ
जद्दोजहद कर रहे हैं। अमेरिकी शहरी अली हसन की अहलिया शाइमा स्वालेह बिलाखिर सैन फ्रांसिस्को पहुंच गई, लेकिन आने में इतनी ताखीर हो चुकी है कि शायद ही वो अपने बच्चे को दोबारा होश और हवास में देख सकें। तकरीबन 1.5 साल कबल उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सफरी पाबंदी के सबब अमेरिकी इंतजामिया ने उन्हें वीज़ा नहीं जारी किया। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ने यमन सहित कुछ मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले ममालिक के शहरियों पर दाखिले की पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दिया और बच्चे की बीमारी के बाद हसन गुज़श्ता कई माह से इस नियम में छूट देने की अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी दरखास्त नियम और कानून की भेंट चढ़ती रही। हसन की जानिब से इस मामले में हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मौजूदा कानून को शर्मनाक बताते हुए उनके वकील ने कहा कि सफारत खाने और महकमा खारजा इस बात की पाबंद है कि वीज़ा दरख्वास्त को तयशुदा मुद्दत में क्लियर करें। आपको बता दें कि हसन और शाइमा का 2 साल लड़का अब्दुल्ला एक अजीब और गरीब बीमारी में मुब्तला हो गया है। उसके बचने की उम्मीद बेहद कम बताई जाती है और गुज़श्ता 5 माह से उसे महज इस वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया ताकि उसकी माँ उसे देख सके। Shayma initially applied for her visa 17 months ago. And it was over 1 year ago that she was told she would be considered for a waiver. During that time, Ali and Shayma, as well as their attorneys, emailed the embassy over 28 times, begging for help as their son grew sicker. Every email, they received the same exact response about administrative processing. The reality is that the waiver process is a sham. There's no transparency, no meaningful process, and no oversight. The fact that they ultimately approved her shows that there was no issue with her case to begin with, and that she should have been approved months ago. So let's be clear. Issuance of her visa this week was not an act of kindness on their part. The Embassy and Department of State had a legal obligation to adjudicate Shayma's waiver request within a reasonable amount of time, and they failed on that obligation. The result of that failure is that a dying 2-year-old boy has suffered for the last 2 months without his mother by his side for no apparent reason. I want to thank CARE, Zat, Basim, and his crew member, the media, elected officials, and people all over the world for their support. This is a difficult time for our family, but we are blessed to be together. I ask you to respect our privacy as we go to be with our son again. The Muslims ban has hurt Yemen Americans' families and need to end. हिंदुस्तानी और रूसी फजाइया ने राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से मुश्तरका तौर पर फौजी मश्क की। इस मश्क को अवियाइंद्रा 2018 का नाम दिया गया है। मश्क का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों इंडियन एयरफोर्स और रशियन फेडरेशन एयरोस्पेस फोर्स अपनी सलाहियतों में इजाफा कर सके। और इस दौरान फ़ज़ाइया के 30 जंगी जहाज़ शामिल हुए। इसमें रूसी एयरक्राफ्ट Su-13 और Mi-8 वगैरह इस्तेमाल किए गए। इस मौके पर दोनों फ़ज़ाइया ने पायलटों ने खासतौर से तकनीकी मुद्दों पर अपने तजुर्बात शेयर किया। आपको बता दें कि मौजूदा मश्क उस सालाना ज्वाइंट ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि हर साल होता है और उससे कबल गुज़श्ता सितंबर में दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया ने रूस के लाइपित्स्क में हिस्सा लिया था। और मुल्क में माशी इस्लाह और फ्री मार्केट को सपोर्ट करने के हवाले से चीनी सदर के बयान को सिफारती हलकों में काफ़ी अहमियत दी जा रही है। बीजिंग में सिफारती ड्यूटी अंजाम दे चुके साबिक कल्चरल काउंसलर सालेह अल सागरी ने कहा कि चीन की तरक्की से मकामी बाशिंदों के लिए तरक्की के नए मौके पैदा हुए हैं। उनका मानना है कि पॉलिसियों में तसलसल से ही तरक्की हासिल की जा सकती है। वहीं चीन में यूएई के साबिक सफीर रहे उमर अहमद ने कहा कि चीन की तरक्की से दूसरे ममालिक भी सबक हासिल कर सकते हैं। वहीं चीन में अफगानिस्तान के सफीर रह चुके अहमद बहीन ने कहा कि 4 दहाई कबल के और आज के चीन में जमीन आसमान का फर्क है। इस्लाह के लिए एतमाद की जरूरत होती है। लीडरान से लेकर अवाम तक सब में एतमाद होना चाहिए। एतमाद और यकीन दिल से पैदा होता है। वक्त कितना ही लगे तब्दीली जरूर वाक़ई होती है। चीन की जानिब से सड़क और दूसरी तजावीज़ से मौक़े पैदा हो रहे हैं। आलमी मईशत के ताउन से उठाया गया ये अहम कदम है।
मुल्क की तरक्की में इक्तिसादी तरक्की का अहम रोल होता है। चीन ने हमेशा पुरअमन तरक्की की हिमायत की है। ये ज़रूरी है। तरक्की पजीर मईशत इस्तेहकाम और पुरअमन माहौल का तकाजा करता है। तरक्की पजीर मईशत इस्तेहकाम और पुरअमन माहौल का तकाजा करती है। If you compare the China of the right now in the time being with the 30 or 40 years back, this is a lot of differences in the life, private life of the people as well. When you compare it, then you see that's opening up in reform how affected positively the people in China as well. This is good for world as well for the people of China. हुवावे की सीएफओ की गिरफ्तारी के सबब चीन और कनाडा के सफारती ताल्लुकात में तलखी आती जा रही है और गिरफ्तारी के जवाब में चीन में कनाडा के तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सरकारी सतह पर इस हवाले से कोई तफसीलात जारी नहीं की गई, लेकिन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इसे अलहदा मामला बताया क्योंकि इससे पहले एक सफारतकार और एक ताजिर को गिरफ्तार किया गया था। ट्रूडो ने कहा कि मामले को सियासी रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीनों शख्स की रिहाई के लिए कोशिश जारी है। In the case of the current consular situations, we're going to continue to defend them, to stand up for them, to ask for more information on the charges being brought forward or the reasons for detention. And we will continue to engage on a case-by-case basis in a thoughtful way on any consular cases that come. We have engaged in a very, very thoughtful way on trying to get the best outcome. And sometimes politicizing or amplifying the level of public discourse on this may be satisfying in the short term, but would not contribute to the outcome we all want, which is for Canadians to be safe and secure. तो वर्ल्ड न्यूज में नाज़रीन अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।